सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। यहां निर्माता से मतलब हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण जो है किस किन लोगों ने किया, किस किस प्रजाति के लोगों ने किया। अगर यहां बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई, जो खुदाई हुई, उस खुदाई में जो है हमको 4 प्रजातियों के अवशेष मिले अलग अलग टाइम पे। इस आधार पर यह कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में जो है वो 4 प्रजातियों का योगदान रहा। यानी कि 4 प्रजातियों का। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई एक गांव है, उस गांव का निर्माण किन किन लोगों ने किया। कोई मान लीजिए अलग अलग कास्ट के लोग रह रहे हैं, 1 2 3 4। कुछ गांव ऐसे जहां पर एक ही कास्ट के लोग रह रहे हैं, कुछ गांव ऐसे जहां 2 कास्ट के लोग रह रहे हैं, कुछ जहां 3 4 बहुत सारी जातियां मिलती है। ठीक वैसे ही जो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस गांव के विकास में, उस गांव के निर्माण में उन जातियों का योगदान है। ठीक वैसे ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में हमको जो अवशेष मिले हैं वो 4 प्रजातियों के मिले हैं, और उन चारों प्रजातियों का जो है वो क्या रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में योगदान रहा है। और उन 4 प्रजातियों का नाम जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड और एल्पाइन। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई तो हमको इन 4 प्रजातियों के अवशेष मिले, 5वीं प्रजाति के नहीं मिले। तो आप ऐसे पूछते हैं कि स्टेटमेंट में कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में 4 प्रजातियों का योगदान रहा है, नहीं उनमें से कौन से नहीं है, इनमें से 3 दे देगा, एक कोई और प्रजाति दे देगा। तो वैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति और एल्पाइन प्रजाति, इन चारों प्रजातियों के अवशेष जो है हमको सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। अपन उसको देख रहे हैं डिटेल में। अगर इसको आपको देखना है तो ऐसे देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता में 4 प्रजातियों का योगदान रहा है। 4 प्रजातियों में है, एक तो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, भूमध्य सागरीय प्रजाति है, मंगोलाइड प्रजाति है और एल्पाइन प्रजाति है। तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में इन चारों प्रजातियों का योगदान रहा। ये कह सकते हैं अपन कि सिंधु घाटी सभ्यता में इन चारों प्रजातियों के अवशेष मिले जो खुदाई किए। एक एक की अपनी अपनी विशेषता है। अपन बात करते हैं पहले प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति को देखें। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, अगर बात करें इसकी अपन कि सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली प्रथम प्रजाति जो है वो कौन सी थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रथम प्रजाति। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में वह कौन सी प्रजाति थी जिसका पहली बार योगदान रहा, या सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन सी थी, वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। और वर्तमान में जो है अगर अपन देखें कि वर्तमान में जो है ये कहां निवास करती है, वर्तमान में इस प्रजाति के लक्षण मध्य भारत के ST SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों में दिखाई देते हैं। यानी कि अगर नक्शे में देखें अपन यूं, तो ये जो हिस्सा है ये इस प्रजाति का है। यानी कि इसके बारे में 2 बातें ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली पहली प्रजाति कौन सी थी, तब आएगा आंसर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। तो अपन लिखा कि प्रथम प्रजाति। वर्तमान में इस प्रजाति के लक्षण जो है, इस प्रजाति के लोग जो है हमको कहां देखने मिलते हैं, मध्य भारत, यानी कि मध्य प्रदेश का या मध्य भारत का जो एरिया है, वहां के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लक्षण ठीक वैसा ही है जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के थे। तो यहां पर 2 बातें होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली प्रथम प्रजाति होगी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, और वर्तमान में इस प्रजाति के लक्षण जो है, इस प्रजाति के जैसे लोग जो है
हमको मध्य भारत के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों में दिखाई देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति ये वाली प्रजाति है। भूमध्य सागरीय प्रजाति, इसके बारे में अपन देखें तो आने वाली दूसरी प्रजाति, इसी को जो है वो द्रविड़ प्रजाति भी बोलते हैं, इसी को जो है वो मेडिटेरियन, इसी का इंग्लिश नाम है मेडिटेरियन, मेडिटेरियन प्रजाति। सर्वाधिक अवशेष इसी प्रजाति के मिले हैं। वर्तमान में यह दक्षिण भारत में निवास करती है। दक्षिण भारत अगर नक्शे में देखें तो ये जो एरिया है यहां पर निवास करती है। मूल निर्माता इसी को माना गया है। इसी को जो है नगरों का जन्मदाता भी माना गया है। जन्मदाता या नगरों का निर्माता, इसको ऐसे समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में 4 प्रजातियों का योगदान रहा। पहली अपन ने देख ली प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली दूसरी जो प्रजाति थी वो थी भूमध्य सागरीय प्रजाति। इस भूमध्य सागरीय प्रजाति को मेडिटेरियन रेस, मेडिटेरियन प्रजाति भी कहते हैं। इसी को जो है वो द्रविड़ प्रजाति भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी इसकी जगह कभी कभी ये आ जाता है। तो इसी को भूमध्य सागरीय प्रजाति, इसी को द्रविड़ प्रजाति, इसी को मेडिटेरियन प्रजाति बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने कहा 4 प्रजातियों का योगदान रहा है। एक अपन ने देख लिया, दूसरी अपन देख रहे हैं, 2 आगे और देखना। अगर लेकिन चारों प्रजातियों की अगर बात करें तो सबसे अधिक अवशेष जो है जिस प्रजाति के मिले हमको सिंधु घाटी सभ्यता से वह है भूमध्य सागरीय प्रजाति, यानी कि सर्वाधिक अवशेष। मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता से जब उत्खनन हुए, खुदाई हुई, तो उसमें सबसे अधिक अवशेष जो है इन चारों प्रजातियों में से अगर किसी के मिले हैं तो वो मिले भूमध्य सागरीय प्रजाति के। इसीलिए जो है मूल निर्माता इसको कहा गया, यानी कि इसी प्रजाति को, भूमध्य सागरीय प्रजाति को जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का मूल निर्माता, वास्तविक निर्माता कहा गया। और वर्तमान में अगर बात करें अपन, वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में ये प्रजाति कहां, या इस प्रजाति के लक्षण जो है हमको कहां मिलते हैं, दक्षिण भारत में मिलते हैं। दक्षिण भारत, यानी कि ये जो हिस्सा है यहां के लोगों की बनावट, स्ट्रक्चर जो अपन देखेंगे तो ठीक वैसे ही है जैसे भूमध्य सागरीय, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। तो ये और ये एक दूसरे की मिलती, इसलिए कहा गया कि वर्तमान में ये प्रजाति दक्षिण भारत के लोगों में दिखाई देती है या परिलक्षित होती है। मूल निर्माता इसी को माने क्योंकि सर्वाधिक अवशेष इसी के मानेंगे। कैसे? इसको ऐसे देखिए कि मान लीजिए कोई एक गांव है, एक गांव में 4 ए, बी, सी और डी, ये 4 जातियां रहती है। ए के लोग हैं 2-3 घर हैं, बी के जो है वो 10 घर हैं, सी के जो है 3 घर हैं और डी के जो है वो 5 घर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस गांव के निर्माण में जो है, उस गांव के विकास में जो है, उसके निर्माण में जो है वो बी का योगदान ज्यादा रहा। क्यों? क्योंकि 10 परिवार उसके हैं, बाकी और जाति के परिवार 1-1, 2-2। इसका मतलब कि जिसके ज्यादा हैं वही उस गांव के मूल निर्माता। ठीक वैसा ही जो है क्या है कि भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है इसके सर्वाधिक अवशेष हमको मिले हैं। कहां मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसलिए जो है इसी प्रजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का मूल निर्माता, वास्तविक निर्माता माना गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बताया हुआ कि निम्न में से किस प्रजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का मूल निर्माता माना गया? वह है भूमध्य सागरीय प्रजाति। इसी को बोलते हैं द्रविड़ प्रजाति। अगर ये मेडिटेरियन, द्रविड़, भूमध्य सागरीय, तीनों का मतलब एक ही है। कभी कभी भूमध्य सागर की जगह द्रविड़ लिख देता हूं। यहां पर ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, घुमा करके आ गया क्वेश्चन। हो कैसे आ गया इसको ऐसे समझिए। आपसे कोई ये पूछ ले, अभी अभी अपन ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के
मूल निर्माता कौन है? भूमध्य सागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक किस प्रजाति के अवशेष मिले हैं? भूमध्य सागरीय। और अभी अपन ये भी कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना गया? नगरीय सभ्यता, नगरीय क्रांति के नाम से जाना गया। तो अगर अपन ये बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया है, इसका मतलब कि पहली बार नगरों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। और नगरों का निर्माण में सर्वाधिक प्रजाति कौन थी? भूमध्य सागरीय। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माण में भूमध्य सागरीय का सबसे अधिक योगदान रहा है। और उसमें भी जो है मूल निर्माता किसको माना गया? भूमध्य सागरीय। और सबसे पहली बार नगर किसने कब आए? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसलिए जो है, क्योंकि नगरों का जन्मदाता, नगरों का निर्माता, नगरों का संस्थापक किसको कहा गया? भूमध्य सागरीय प्रजाति को कहा गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रजाति को नगरों का संस्थापक कहा गया, किस प्रजाति को नगरों का निर्माता कहा गया, किस प्रजाति को जो है वो नगरों का फाउंडर कहा गया। तो यानी कि नगरों का जन्मदाता, नगरों का निर्माता, नगरों का जन्मदाता, नगरों का निर्माण करता, वो कौन है? भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता ये इस प्रजाति के अवशेष सबसे मिले, इसलिए इसको मूल वास्तविक निर्माता माना गया। इसी को नगरों का जन्मदाता कहा गया। वर्तमान में ये जो है वो दक्षिण भारत के लोगों में दिखाई देते हैं इसके लक्षण जो है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। मंगोलाइड प्रजाति। अगर मंगोलाइड प्रजाति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली तीसरी प्रजाति जो है वो कौन सी थी? मंगोलाइड प्रजाति। वर्तमान में जो है यह प्रजाति हिमालय के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। इसको नक्शे में यूं देखेंगे अपन, ये है, ये जो एरिया है और इधर का ये जो एरिया है, ये जो है यहां पाई जाती है मंगोलाइड प्रजाति। यानी कि छोटी सी बात है इसके बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली तीसरी प्रजाति कौन सी है? मंगोलाइड प्रजाति है। वर्तमान में ये जो प्रजाति है मंगोलाइड प्रजाति है हिमालय के तराई क्षेत्रों में, तराई मतलब तलहटी पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ के जो नीचे के भाग है जहां पर पहाड़ों के नीचे लोग रहते हैं, तो हिमालय के तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं। मतलब वर्तमान में अगर ये देखे कि इस प्रजाति के लक्षण जो है कैसे थे कि जो वर्तमान में जैसे कि अपन जिनको अपन तिब्बती कह देते हैं, सिक्किम के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, आसाम के लोग हो गए, नागालैंड के लोग हो गए, ये जो लोग हैं दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी जो है, तो यानी कि वर्तमान में ये जो प्रजाति के लक्षण है ठीक वैसे थे मंगोलाइड प्रजाति से। तो इसका मतलब हो गया कि आने वाली तीसरी प्रजाति थी मंगोलाइड प्रजाति। वर्तमान में यह प्रजाति हिमालय के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक वैसे ही लक्षण थे जैसे कि उत्तर पूर्व के लोगों के लक्षण है। नेक्स्ट, एल्पाइन प्रजाति, चतुर्थ व अंतिम प्रजाति। वर्तमान में उत्तर व पश्चिम भारत में निवास। यहां देखेंगे अपन तो ये जो एरिया है ये सारा जो है वो एल्पाइन का है। यहां से भी छोटी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली अंतिम प्रजाति कौन सी हो गई? अंतिम प्रजाति हो गई एल्पाइन प्रजाति। चतुर्थ एवं अंतिम प्रजाति हो गई एल्पाइन प्रजाति। वर्तमान में कहां निवास करती है? वर्तमान में उत्तर भारत और पश्चिम भारत, उत्तर और पश्चिम भारत का जो एरिया है वहां पर इस प्रजाति के लक्षण के लोग दिखाई देते हैं। जैसे कि मान लो उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये जो क्षेत्र, चंडीगढ़ हो गया, ये जो क्षेत्र है ये कहां के हो गए? मध्य प्रदेश के ऊपरी वाला हिस्सा हो गया, ये एल्पाइन प्रजाति के लोग। तो इनके अपन कहें राजस्थानी, तो हम राजस्थान के लोग जो है वो किस प्रजाति के लक्षण दिखाई देते हैं? एल्पाइन प्रजाति के। तो यहां पर ध्यान रखिए सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली अंतिम प्रजाति कौन सी थी? एल्पाइन प्रजाति। और वर्तमान में जो है उत्तर और पश्चिम भारत के क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन।
इसी को अगर मानचित्र में अपन देखें कि चारों प्रजाति कहां कहां निवास करती है, तो यहां देखेंगे तो 1 नंबर की प्रजाति, यहां देखेंगे तो 2 नंबर की प्रजाति, यहां देखेंगे तो 3 नंबर की प्रजाति, और इधर देखेंगे तो 4 नंबर की प्रजाति। यानी कि अगर इसको अपन देखें तो ये तो हो गई प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ये हो गई भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी, ये हो गई एल्पाइन, एल्पाइन, और ये हो गई मंगोलाइड, मंगोलाइड प्रजाति। तो यानी कि नक्शे के रूप में देखे, कभी कभी क्या हो जाता है, नक्शा दे देता है ए बी सी डी ऐसे लिख देता है और कहता है कि निम्न में से ये जो भाग है, ये जो मानचित्र में जो चिन्हित किया गया है, ये किस प्रजाति से संबंधित है, क्षेत्र है। तो यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 2 3 4 लिख करके उधर सामने में, तो इसका मतलब कि कौन सी प्रजाति कहां, इसकी जगह द्रविड़ भी लिखा हो सकता है, द्रविड़ प्रजाति भी हो सकता है लिखा हुआ। तो यानी कि मैप में देखे कि जो 4 प्रजातियां है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में, उन चारों प्रजातियों के क्षेत्र जो है वो ये हो गए कि ये दक्षिण भारत में भूमध्य सागरीय हो गई, पहले में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो मध्य भारत है, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उत्तर और पश्चिम भारत के जो लोग हैं वो एल्पाइन हो गया, और हिमालय का जो तराई का क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र हिमालय के तलहटी वाला, वो हो गया मंगोलाइड क्षेत्र, मंगोलाइड प्रजाति वाला। तो मैप में इसके माध्यम से मैप के थ्रू अपन समझ सकते हैं। हाँ, तो अब है सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। कालक्रम का मतलब ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, उसका उदय और उसका अंत कब कब हुआ। तो यहां जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय, तिथि और उसके कालक्रम को लेकर के जो है विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, अलग अलग विवाद है। क्यों? क्योंकि उसका उदय जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का अलग अलग कालक्रम जो है उसमें अलग अलग विकसित अवस्था दिखाई देती है। इसलिए अगर बात करें अपन, इसलिए है उसका विवाद, इसलिए है कि अगर अपन मैप में देखें यूं देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास ऐसे हुआ, ये जो है यह पूर्ण विकसित अवस्था है। इसको अपन बात करते हैं 1800 ईस्वी पूर्व के लगभग, यहां से बात करते हैं अपन 2500 ईस्वी पूर्व, यहां करते हैं 3500, यहां करते हैं अपन 1300, इसको अगर देखें अपन ये हो जाता है 1500, इसको अपन देखें ये हो जाता है 2800, ये बाल्य अवस्था का काल था। इसको देखिए, ये पतन का काल था, पतनोन्मुख। इसको ऐसे देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को लेकर के विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, अलग अलग विवाद है या अलग अलग मान्यता है। कोई विद्वान ये मानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय जो है वो 3500 में हुआ और 3000 में खत्म हो गया। किसी का मानना है कि 3250 में हुआ और 2750 में खत्म हो गया। किसी का मानना है कि 2800 में खत्म हुआ और 2500 में उदय हो गया, शुरू हुआ और 2500 में उदय हो गया। किसी का मानना है कि 2500 ईस्वी पूर्व में उदय हुआ और 1500 ईस्वी पूर्व में खत्म हो गया। किसी का मानना है कि 2300 ईस्वी पूर्व में उदय हुआ और 1750 में खत्म हो गई। तो यानी कि अलग अलग विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नजरिए से देखा। उसका कारण यह है, सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को लेकर के इस बात पर किसी तरह का विवाद नहीं है कि उसका उद्भव और उसका अंत, यानी कि इस बात के लिए तो सारे विद्वान सहमत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव जो है वो कब हो गया, 3500 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ।
3500 ईस्वी पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आ गई। इस बात को सभी मानते हैं और इस बात को भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है वो कब हो गया, 1300 ईस्वी पूर्व के लगभग हो गया। इस बात पे भी सहमत है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उदय 3500 ईस्वी पूर्व में हुआ और उसका अंत जो है वो 1300 ईस्वी पूर्व में हो गया। इस बात में किसी भी तरह का विवाद नहीं है, सारे विद्वान इस बात को तो मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान अलग अलग टाइम पीरियड को अलग अलग अपने अपने रूप में देखा है। इसका कारण यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे विकसित नहीं हुई, ठीक वैसे हुई है कि पहले उदय हुआ, धीरे 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 विकास हुआ, फिर यहां इतना विकास हो गया पूर्ण, फिर यहां पूर्ण विकास यहां से लेकर के यहां तक वो पूर्ण अवस्था में रहा, पूर्ण विकसित अवस्था में रहा, फिर यहां से धीरे 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 जो है वो क्या हो गया, डिक्लाइन हुआ थोड़ा थोड़ा और यहां पूरी तरह से पतन हो गया। तो इसलिए जिसको ऐसे समझिए कि एक बच्चा है, ठीक जैसे एक बच्चे का विकास होता है ठीक वैसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है कि एक बच्चा है, उसका जन्म हुआ है, जन्म वो बाल्य अवस्था में अनमेच्योर है, धीरे 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 थोड़ा सा किशोर अवस्था में आता है और किशोर अवस्था में आकर के ये प्रौढ़ अवस्था है, यानी कि यहाँ पूरी यंग है, वो पूरी तरह से विकसित अवस्था है, यानी कि 20 से लेकर के 40 तक की उम्र जो होती है, 50 तक की उम्र होती है, फिर वृद्धावस्था हो जाती है। तो हुआ ये, अलग अलग विद्वान, किसी विद्वान ने इस टाइम से इस टाइम को जो है माना है, किसी विद्वान ने इस टाइम से इस टाइम के बीच में अपने अध्ययन किया, किसी विद्वान ने इस बीच से इस बीच में अध्ययन किया, किसी विद्वान ने इस टाइम से इस बीच में विद्वान अध्ययन किया, किसी विद्वान ने यहां से यहां के बीच में। इसलिए अलग अलग जो है विद्वान ने अपने अपने नजरिए से सिंधु घाटी सभ्यता को देखा है, इसलिए अलग अलग विभेद हुआ है। क्यों? क्योंकि पूर्ण विकसित अवस्था तो ये थी। मान लीजिए मैंने एक बच्चे को जो है वो 10 साल की उम्र में देखा, फिर उसने मैंने कभी उसको देखा ही नहीं, एक ही बार देखा है, और एक बच्चा, एक आदमी जो है उस आदमी ने उसी बच्चे को जो 20 साल की उम्र में देखा, फिर नहीं देखा, कभी पहले भी नहीं देखा, बाद में नहीं देखा। उसी बच्चे को जो है तीसरे आदमी ने 30 साल की उम्र में देखा और उससे पहले उसके बाद में नहीं देखा। तो यानी कि 3 व्यक्तियों ने एक ही बालक को या एक ही व्यक्ति को जो है अलग अलग टाइम पे देखा है, 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। तो अगर और दोबारा उसके पहले उसके बाद में उसने कभी नहीं देखा, तो उन तीनों व्यक्तियों को अगर उस बच्चे के बारे में पूछे तो अलग अलग व्यू आएंगे। 10 साल वाला बच्चा 10 साल में जो देखा वो कहेगा कि वो क्यूट था, छोटा था, बच्चा था, अनमेच्योर था। 20 साल वाला कहेगा कि यंग था, जोश था। 30 साल वाला कहेगा कि वो प्रौढ़ था, मेच्योर था। तो यानी कि तीनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन तीनों में अलग अलग एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग विचार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही टाइम पे उसको देखा। ठीक वैसे ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग टाइम पीरियड को जो है अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी नजरिए से देखा है, अपनी अपनी विशेषताओं में रूप में देखा। इसलिए अलग अलग विद्वानों में उसके कालक्रम को लेकर के अलग अलग मत है। इसको ऐसे देखते हैं इस रूप में जो मैंने अभी भी आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3500 ईस्वी पूर्व में उदय हुआ और 2800 के बीच में जो है ये क्या रही, बाल्य अवस्था में रही। जिस तरह से एक बालक होता है, अनमेच्योर होता है, उस अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता रही। 2800 से लेकर के 2500 तक उसने थोड़ा विकास किया और फिर 2500 में आकर के रुक गई, वो पूर्ण अवस्था में आ गई। 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1800 ईस्वी पूर्व के बीच में जो है वो क्या रही, पूर्ण विकसित अवस्था में रही। जितना विकास करना था सिंधु घाटी सभ्यता ने उतना इस दौर में उसने कर लिया। 1800 के बाद में धीरे 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 उसका हल्का हल्का पतन होने लग गया। यहां आते आते वो पतनोन्मुख काल थे, पतन हो रहा था। यहां से यहां आते ही जो है यहां तक आते ही उसका पूर्णतः क्या हो गया, पतन हो गया, लैप्स हो गया। तो उदय तो हो गया 3500 ईस्वी पूर्व में और पूर्ण पतन हो गया 1300 ईस्वी पूर्व में। इस बात को लेकर के कोई मतभेद नहीं है, लेकिन पूर्ण विकसित अवस्था 2500 से लेकर के 1800 के बीच में रही। ये पतोन्मुख काल था, ये जो है तो इसको बाल्य अवस्था कहा गया। ये पूर्ण अवस्था का काल था, ये पतोन्मुख काल था, ये उत्तर हड़प्पा, ये पूर्णतः पतन का काल है। तो इस प्रकार जो है विद्वानों ने इस रूप में देखा। तो जिसने इसके बीच में देखा वो यहाँ की विशेषता बताएगा, इस बीच में देखा वो यहाँ की विशेषता बताएगा। तो इस प्रकार इस डायग्राम के माध्यम से जो है इससे ये पता चल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है एक बालक की तरह यूं हुआ है। इसलिए लोगों में अलग अलग मत देखते हैं। किसी विद्वान ने इस टाइम को देखा, किसी ने इस टाइम को देखा, किसी ने इस टाइम को देखा। इसको आगे चलते हैं अपन कि अलग अलग कालक्रम जो है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कालक्रम बताए हैं। अगर अपन यूं देखें, जैसे कि माधव स्वरूप वत्स, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके, मोर्टिमर व्हीलर, फेयर सर्विस, डीपी अग्रवाल, कार्बन 14 पद्धति, रोमिला थापर, सब लोगों ने अपना अपना कालक्रम अलग अलग बताया। इसलिए यहां से भी क्वेश्चन आया था मिलान वाला। माधव स्वरूप वत्स का मानना है कि 3500 ईस्वी पूर्व में जो है 3500 से लेकर के और 2700 के बीच में, जॉन मार्शल ने जो है वो 3250 से 2750 के बीच में, अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 के बीच में, मोर्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 के बीच में माना है ईस्वी पूर्व। फेयर सर्विस ने 2000 से लेकर के और 1500 के बीच में माना है। डीपी अग्रवाल, रोमिला थापा ने जो है 2350 से 1750 के बीच में माना है। और कार्बन डेटिंग पद्धति ने जो है वो 2300 से 1750 माना है। ये जो डायग्राम, ये जो मिलान वाला है कि माधव स्वरूप वत्स ने जो है ये माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय 3500 ईस्वी पूर्व में हुआ और 2700 ईस्वी पूर्व में समाप्त हो गई। जॉन मार्शल का मानना है कि 3250 ईस्वी पूर्व में उदय हुआ और 2750 में उसका अंत हो गया। अर्नेस्ट मेके का मानना है कि 2800 ईस्वी पूर्व में उदय हुआ, 2500 ईस्वी पूर्व में अंत हो गया। मोर्टिमर व्हीलर का मानना है कि 2500 ईस्वी पूर्व में उदय हुआ, 1500 में उसका पतन हो गया। फेयर सर्विस का मानना है कि 2000 ईस्वी पूर्व में उदय हुआ और 1500 ईस्वी पूर्व में उसका पतन हो गया। डीपी अग्रवाल, रोमिला थापर का मानना है कि 2350 में उदय हुआ, 1750 में अंत हो गया। कार्बन डेटिंग 14 पद्धति का मानना है कि 2300 में उदय हुआ, 1750 में अंत हो गया। इसको ऐसे देखते हैं, ये देखिए अलग अलग कालक्रम जो मैंने अभी समझाया वो ये है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कालक्रम बताया। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया। अगर पेपर को टफ बनाएगा तो फिर वो यहां से बनाएगा। वो क्या करेगा कि इधर कोई भी विद्वान का नाम दे देगा और इधर कोई भी कालक्रम दे देगा, फिर आपको कहेगा मिलान वाला कि किस विद्वान ने कौन सा कालक्रम माना है, उसमें आपको उसको मिलान कीजिए। यहां पर मिलान वाला, तो यानी कि माधव स्वरूप वत्स का मानना है इसका कालक्रम इसने जो निर्धारित किया हुआ था 3500 ईस्वी से 2700 ईस्वी के बीच में। सर जॉन मार्शल ने जो टाइम दिया वो 2350 से 2750 के बीच में। अर्नेस्ट मेके ने जो टाइम माना वो 2800 से 2500 के बीच ईस्वी पूर्व के बीच में। मोर्टिमर व्हीलर ने टाइम माना 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच में। फेयर सर्विस ने टाइम माना 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच में। डीपी अग्रवाल और रोमिला थापा ने टाइम माना 2350 से 1750 के। और कार्बन डेटिंग पद्धति ने 2300 से 1750 के बीच में। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आए, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आए मिनाल वाले क्वेश्चन जो है। और कभी कभी ये एक नाम से भी आया था कि माधव स्वरूप वत्स ने सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या माना है 3500 से। एक एक भी लाइन से पूछ सकता है। डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ने क्या टाइम माना है 2350 1750। अब यहां पर देखिए ये दोनों तिथियां जो है लगभग सेम है, लगभग सेम है। 2350 1750, 2300 1750। तो अगर वो एक्यूरेट पूछे आपसे कभी क्वेश्चन, यहां तो बहुत डिफरेंस है अलग अलग, यहां बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहां पर 50 का अंतर आ रहा, बाकी दोनों एक जगह ही है। तो क्यों? क्योंकि कार्बन डेटिंग पद्धति और डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ने जो है 2350 दोनों ने एक ही चीज मानी है।
अगर एक्यूरेट आपसे पूछे कार्बन डेटिंग पद्धति के तहत सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या माना गया, आंसर आएगा 2300 से 1750। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए यहां 2350 1750 ऑप्शन में नहीं हो और 2350 और 1750 हो तो फिर आपको इसको टिक करना है। ध्यान रखिए, अगर ये पूछ रहा है और ये ऑप्शन में नहीं हो, ये हो तो पहले यही करना है, और नहीं हो तो ये टिक करना है। ये डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर पूछ रहा है, अगर ये ऑप्शन में हो तो पहले ये करना, ये नहीं हो तो ये, क्योंकि दोनों सेम सेम है। तो कभी कभी वो क्या करता है, इनमें से कोई भी एक देता है और इनमें से कोई सा पूछ लेता हो। मिलान वाला भी कोई सा पूछ लेता है, कभी कभी ये देगा ही नहीं, तो आपको अगर ये नहीं होगा तो इससे मिलान करना होगा, ये दे दिया और ये नहीं होगा तो आपको इससे मिलान करना होगा। तो यानी कि ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पेपर को टफ बनाएगा तो ये मिलान वाला क्वेश्चन आएगा। अब इसमें देखिए कि सर्वाधिक मान्य कालक्रम कौन सा है, सब लोगों ने तो अपना अपना बता दिया। तो सर्वाधिक मान्य कालक्रम जो है वो है ये वाला, कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा, 2300 से 1750। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य कालक्रम कौन सा है, वह है 2350 से 1750। ये नहीं हो तब ये वाला आ जाएगा सर्वाधिक मान्य कालक्रम। तो सर्वाधिक मान्य कालक्रम ये आ गया जो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा, कार्बन 14 पद्धति, इसके द्वारा जो निर्धारित किया गया 2300 से 1750, ये सर्वाधिक मान्य कालक्रम है। अगर ऑप्शन में रहे कभी भी तो सर्वाधिक मान्य कालक्रम ये नहीं रहे ऑप्शन में तो फिर आएगा डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर, इसके द्वारा मान्य कार्यक्रम है वो है 2350 और 1750 ईस्वी पूर्व। यहां देखिए आपसे पूछता कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य कालक्रम कौन सा है। अगर ऑप्शन में ये रहे, ये नहीं रहे तो आएगा कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा निर्धारित, ये नहीं रहे ऑप्शन में तो आएगा डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर द्वारा निर्धारित। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में ये रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य कालक्रम कौन सा, अगर उसमें ये रहे किसके द्वारा निर्धारित किया गया तो ये रहे तो आएगा कार्बन 14 पद्धति द्वारा निर्धारित। ये नहीं रहे बाय द वे तब आएगा डीपी अग्रवाल एवं रोमिला थापर द्वारा निर्धारित। सर्वाधिक मान्य कालक्रम कौन सा, ये रहे अगर तो ये आएगा, ये नहीं रहे तो फिर सर्वाधिक मान्य ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम सेम है। ये रहे तो पहले यही आएगा सर्वाधिक मान्य कालक्रम, ये नहीं रहे तो फिर सर्वाधिक मान्य कालक्रम में भी यही आएगा। ये ऑप्शन में रहे तो सर्वाधिक मान्य कालक्रम इसी द्वारा निर्धारित किया गया, ये नहीं रहेगा तो फिर इसके द्वारा निर्धारित माना जाएगा। और यहां पे देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा उसने कि निम्न में से किस विद्वान द्वारा निर्धारित कालक्रम कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा निर्धारित कालक्रम के समान है। यानी कैसे पूछेगा आपसे वो कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारित कालक्रम किस विद्वान द्वारा निर्धारित कालक्रम कार्बन डेटिंग पद्धति के समान है, तब आएगा डीपी अग्रवाल रोमिला थापर। या डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर द्वारा निर्धारित कालक्रम जो है किसके समान है, कार्बन डेटिंग पद्धति के समान। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा निर्धारित कालक्रम को जो है किस विद्वान द्वारा मान्यता प्रदान की गई, वह है डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर। दोनों में से एक पूछे तो आएगा डीपी अग्रवाल द्वारा। ध्यान रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज नहीं होना बस। ये नहीं रहे तो, अगर ये नहीं रहे तो इसको मानना है, ये नहीं रहे तो इसको मानना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब एक शॉर्ट में देखिए कार्बन डेटिंग पद्धति आपके सिलेबस से थोड़ा अलग है क्योंकि बार बार नाम आ रहा है कार्बन डेटिंग पद्धति। इसको कार्बन 14 पद्धति भी बोलते हैं, कार्बन 14 मेथड, इसको कार्बन 14 पद्धति भी बोलते हैं। इसको देखिए कि क्या है ये कार्बन डेटिंग पद्धति। तो कार्बन डेटिंग पद्धति या कार्बन 14 पद्धति जो है एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से वस्तुओं के जीवाश्मों या कंकालों की खुदाई करके उसकी आयु ज्ञात की जाती है। यानी कि जो है जो पुरानी अतीत काल में जो खुदाई में हमको वस्तुएं मिली है उसकी आयु ज्ञात करने के लिए, हड्डियों की आयु, वस्तुओं की आयु, लकड़ी की आयु, जो भी वस्तु है, यानी कि जिस
हर कोई वस्तु में जो है जिसमें कार्बन होता है उसकी आयु जो है इस कार्बन डेंटिंग पद्धति के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है या मापा जा सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि दुनिया की हर वो वस्तु जो ज्वलनशील है, जो जलती है, जिसको जलाया जा सके, हर वस्तु में कार्बन होता है। लकड़ी में हो गया, बालों में हो गया, हाथ में हो गया, स्किन में हो गया, कपड़े में हो गया, इवन आप कह सकते हो कि हल्का सा पत्थर में भी हो गया या लोहे में भी हो गया। हर वस्तु जो जलने योग्य है, जिसको अपन जला सके, उसमें कार्बन होता है। और मान लीजिए ये वस्तु है, इसमें कार्बन है क्योंकि जल सकती है, मेरे में भी कार्बन है। हर वस्तु में कार्बन होता है और पहले से फिक्स होता है। साइंस पहले से फिक्स होता है कि प्लास्टिक में कितना कार्बन रहेगा, हड्डी में कितना कार्बन रहेगा, लोहे में कितना कार्बन रहेगा, बालों में कितना कार्बन है, दांतों में कितना कार्बन है, स्किन में कितना कार्बन है, ये जो चमड़ा है इसमें कितना कार्बन है, ये जो प्लास्टिक है इसमें कितना कार्बन है। ये पहले से ही मात्रा तय होती है कि इसमें इतना होता है। जब वो वस्तु यूज होती है, मान लीजिए ये है, इसमें कार्बन है, इसको मैं यूज कर रहा हूं, मेरा हाथ, तो इसमें कार्बन का आपस में आदान प्रदान हो रहा है, कार्बन यूज हो रहा है, आदान प्रदान। तो जब तक वस्तु यूज होती रहती है तब तक कार्बन का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब वस्तु से संपर्क दूर हो जाता है तो उसमें कार्बन की मात्रा धीरे धीरे निकलती रहती है, उत्सर्जित होती रहती है। यानी कोई वस्तु, जैसे कि मान लीजिए आदमी मर गया, दब गया कहीं, तो बालों में जो कार्बन था, जो डिसाइड था, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर कार्बन डेंटिंग पद्धति द्वारा उसका यूज करके ये मान लिया जाएगा कि इसमें कितना कार्बन निकल गया है, कितना कार्बन बच गया, और जो बच गया है उसके आधार पर ये ज्ञात कर लिया जाएगा कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। ये वस्तु अगर मान लीजिए अभी आज इसको यूज करना छोड़ दे, यहां गाड़ दे, या अभी भूकंप आ जाए, हम लोग नीचे गड़ जाए 100 साल बाद में, तो हमारी जो कार्बन में है, हमें वो धीरे धीरे निकलता रहेगा। फिर क्या होगा, उसमें हमारी बालों का, हड्डी का, स्किन का, इसका जो है कार्बन की मात्रा ज्ञात करके पता लगा लिया जाएगा कि हम किस काल के। तो ठीक वैसे ही जो है कार्बन 14 पद्धति जो है, कार्बन डेंटिंग पद्धति जो है, वो जीवाश्मों की, यानी कि जीव के जो अंश है, हड्डी हो गया, कपड़ा हो गया, लोहा, जीवाश्म और वस्तुओं की जो है जिसमें कार्बन होता है, उनकी आयु ज्ञात करने की एक पद्धति है। इसमें जो है वो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम किसका प्रयोग? तो यूरेनियम के प्रयोग के माध्यम से जो है वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है। तो कार्बन डेंटिंग पद्धति, इसी को कार्बन 14 पद्धति बोलते हैं, इसी को कार्बन डेंटिंग पद्धति बोलते हैं, इसको कार्बन यूरेनियम पद्धति भी बोलते हैं। तो यानी कार्बन डेंटिंग पद्धति क्या है कि वस्तुओं, प्राचीन काल में खुदाई में मिलने वाली वस्तुओं, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की एक पद्धति है, वह है कार्बन डेंटिंग पद्धति। किसमें कार्बन डेंटिंग पद्धति में किसका प्रयोग किया था? यूरेनियम का प्रयोग किया था। और यहां पर देखिए भारत में सर्वप्रथम प्रयोग, तो भारत में जो है सबसे पहले इसका प्रयोग जो है और डीपी अग्रवाल के द्वारा किया गया। डीपी अग्रवाल जो अभी अभी अपन ने देखा। तो आपसे ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत में जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में जो है पहली बार कार्बन डेंटिंग का पद्धति का प्रयोग जो है किसके द्वारा, किस विद्वान द्वारा किया गया? डीपी अग्रवाल द्वारा। और कहां किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता में। यानी कि पहली बार जो है डीपी अग्रवाल महोदय ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए जो है पहली बार कार्बन डेंटिंग का पद्धति का प्रयोग किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन डेंटिंग का पद्धति का प्रयोग भारत में जो है वो किसके द्वारा किया गया? डीपी अग्रवाल के द्वारा किया गया। किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता के जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किया गया। और वैसी आप तभी तो है कि इसने कार्बन डेंटिंग का पद्धति किया और इसलिए कार्बन डेंटिंग पद्धति। तो कार्बन डेंटिंग पद्धति और डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर दोनों द्वारा निर्धारित जो आयु है वो लगभग समान है। जो अभी देखा था अपन 2350, 1750, 2300, 1750। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रयोग में सिंधु घाटी सभ्यता के जीवाश्मों को जानने में किसने किया? डीपी अग्रवाल ने। कार्बन डेंटिंग पद्धति में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम का प्रयोग होता है। कार्बन डेंटिंग पद्धति द्वारा निर्धारित आयु क्या है? 2300 से 1750। और डीपी अग्रवाल द्वारा निर्धारित आयु क्या है? 2350 से 1750। तो यानी कि ये हो गया कार्बन डेंटिंग पद्धति जो है।